एम्प्लॉय का माइंडसेट या इस एम्प्लॉय की स्किल, डिग्रीज, हाई क्वालिफिकेशन, बिजनेसमैन की स्किल को हमने सब चीज़ को मतलब कंपेयर किया और हमने देखा कि वहाँ से कैसे बिजनेस ग्रो किया। बट एक कंसर्न और आता है सर कि जिसकी वजह से ना कंपनी में बहुत बड़ा इश्यूज और बहुत बड़ी समस्या आ सकती है, ऐसा कह सकते हैं, जिसमें ना सर कि जो टॉप के लोग होते हैं ना कंपनी में, थोड़ा सा बोल सकते हैं ना पॉलिटिक्स माइंडसेट होता है और उनके अंदर ना अंडर मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत चल रही होती है। और जो एक ओनर को मतलब जो फाउंडर होते हैं उनको पता नहीं होता है ऐसे में इसको कैसे सर टैकल करें और ऐसे में कैसे उस प्रॉब्लम तक पहुंचा जाए। बट ओनर को पता नहीं है चीज और कंपनी ना ऑलरेडी मतलब उस वे में जा रही है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन हो जाए बट वो हो नहीं पा रहा, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो सर बीइंग अ कंसल्टेंट आपने तो सर हजारों बिजनेस को सर डेवलप किया और लाखों लोगों को सर उनके पर्सनल लाइफ में या फिर बिजनेस लाइफ में उनको ग्रोथ करवाया सर। तो आपके अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी इंडस्ट्री या फिर ऐसा कौन सा बिजनेस आपका फेवरेट रहा था सर आपके लिए, आपको आपको बहुत मजा आया था सर उनके साथ में काम करके? अगर मुझसे आप बात करोगे कोई भी इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है और सबसे फेवरेट चीज़ है तो वो मैं कहूँगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैं डीमार्ट को देखता हूँ सर, जिसे आपने ये चीज़ बताया मैं उससे थोड़ा सा रिलेट करा था डीमार्ट को लेकर के कि डीमार्ट में सर आज से मैं 2 साल 4 साल पहले जब जाता था तो वहाँ देखता था ना कि अलग अलग ब्रांड्स के प्रोडक्ट अवेलेबल होते थे। बट आज के टाइम में ऐसा हो गया ना कि बहुत सारी पैकेजिंग ना डीमार्ट के आने लगे हैं सर। तो क्या ये लोग भी व्हाइट लेबलिंग ही करते हैं या खुद का कुछ मैन्युफैक्चरिंग? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर आज बहुत से सवाल लेकर के आया हूँ। कुछ हमारे व्यूअर्स के हैं, कुछ मेरे पर्सनल हैं और कुछ हमारे साथ जो हमारे क्लाइंट हैं उनके सवाल हैं। तो सवाल कुछ ऐसा है सर कि बहुत सारे लोग ना बिजनेस में आना चाहते हैं बट ना वो कंफ्यूज है कि उनको नहीं पता है कि एग्जैक्ट वो किस इंडस्ट्री में आए या फिर किस इंडस्ट्री में मतलब कौन सा इंडस्ट्री ग्रो करेगा। तो सवाल ये है सर कि आने वाले 5 साल में अगर देखें तो सर आपके अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो ग्रो करेगी बहुत तेजी से? ठीक है, देखो बिजनेस के अंदर या कोई भी इंडस्ट्री को आप ले लो तो कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है ना वो लाइफ टाइम तक मतलब हमेशा चलेगा ऐसा नहीं है। हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है और वो टाइम पीरियड को आने से पहले आप अगर समझ के आप उसमें एंटर हो जाएंगे तो आप बहुत अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। तो पर्टिकुलर मैं किसी बिजनेस में या किसी प्रोडक्ट में या किसी इंडस्ट्री में आपको नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब भी आप बिजनेस के अंदर एंटर होने वाले हैं उसमें 2 चीज़ चेक कीजिए। पहला, क्या अभी चल रहा है और क्या फ्यूचर में चलेगा। करेक्ट। ये 2 चीज़ के ऊपर आप जाइए। क्या अभी चल रहा है, लोगों क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जो अभी लोगों को चाहिए, और दूसरा फ्यूचर के अंदर क्या स्कोप है। अगर ये 2 चीज़ों को आप आने से पहले एक बार चेक कर लेते हो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर तो आप उस इंडस्ट्री में लॉन्ग लास्टिंग तक आप स्टे करोगे। जैसे कि आज मानो आज हम सब देख रहे हैं कि धीरे धीरे चीज़ें जो है ना बैटरी वाली हो रही है, राइट ना। AI के माध्यम से जो है पूरी की पूरी बैटरी सिस्टम आ रही है, आपने देखा EV आ रहा है। तो अभी की रिक्वायरमेंट है कि भाई धीरे धीरे लोग है ना पेट्रोल की कॉस्टिंग जैसे बढ़ रही है तो लोग जो है वो सोच रहे हैं कि भाई पेट्रोल की या डीजल की कॉस्टिंग के ऊपर अब मुझे नहीं जाना है तो मैं क्या करूंगा, EV पे शिफ्ट होऊंगा। पहला तो एक तो अभी धीरे धीरे रिक्वायरमेंट EV की बढ़ रही है और फ्यूचर में इसकी रिक्वायरमेंट और बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी, डीजल की प्राइस बढ़ेगी तो सब लोग उतना अफोर्ड कर पाएंगे नहीं, लेकिन गाड़ी तो चाहिए सबको। तो आज भी रिक्वायरमेंट है और फ्यूचर के अंदर भी उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, राइट। सेकेंड चीज, मानो कि तुम किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए कोई एप्लीकेशन के ऊपर या कोई वेबसाइट के ऊपर या फिर आप सेलिंग पोर्टल के ऊपर जा रहे हो, मतलब इंटरनेट का आप यूज कर रहे हो या इंटरनेट के बिजनेस में आप आना चाहते हो, तो उसमें भी आप देखो कि आज भी रिक्वायरमेंट है और फ्यूचर में ये चीज और बढ़ेगी। अभी जैसे ये मॉल्स, अभी आप देखो तो कुछ कुछ मॉल्स है जो अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इंटरनेट का और इतना स्पीड बढ़ेगा कि ये मॉल के अंदर भी लोग जो ना सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से जाएंगे, परचेजिंग के पर्पज से नहीं जाएंगे। तो ये फ्यूचर जो इंटरनेट वाला है ये भी चलेगा। तो आपको किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एंटर होने से पहले, मान लेते हैं कोई चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो आप ये चीज़ देखो कि आज उसकी रिक्वायरमेंट है और क्या फ्यूचर में इसकी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो अगर आप किसी भी बिजनेस में आना चाहते हो, कोई भी इंडस्ट्री में स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप ये चीज़ देखो अभी क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर ये दोनों चीज़ों के ऊपर आपकी कहते हैं ना आपका बिजनेस अगर फुल प्रूफ है तो आप उसको स्टार्ट करो, आप अच्छा ग्रो करोगे। करेक्ट। तो ये 2 चीज़ चेक पॉइंट है जो करना चाहिए। राइट। तो सर जैसे एक चीज़ आपने कही कि आने वाले टाइम में इंटरनेट का क्रेज बढ़ जाएगा, AI का ज़माना आ गया है,
तो ऐसे में जो मॉल्स में लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं सर, मतलब एक नॉर्मल अगर मार्केट की बात करें और उसके कंपेयर में अगर हम लोग मॉल की बात करें, तो मॉल में तो सर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह आता है, चाहे उसका रेंट हो गया और बहुत सारी चीज़ें होती है, कॉस्टिंग वगैरह बहुत ज़्यादा आता है। तो ऐसे में सर कि जो वहाँ लोग पहले से इन्वेस्ट करके बैठे हैं या फिर जो इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, सर ऐसे में उनका क्या होगा? मैंने अभी एक चीज़ बताई आपको कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहेगी, करेक्ट। है ना। हर चीज़ में एक होता है सनराइजिंग और एक होता है सनसेट। राइट। तो सनराइजिंग का वो ज़माना ख़त्म हो गया, अभी वो सेंटर में है और डिक्लाइन मूड में या सनसेट मूड में वो जाने वाले हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो मॉल्स बड़े बड़े लेकर बैठे हुए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े मॉल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, वो एक एंटरटेनमेंट की जगह बन जाएंगे। राइट। क्योंकि जो चीज़ आपको ब्रांडेड चाहिए, जो चीज़ आपको अच्छा चाहिए, धीरे धीरे इंटरनेट के ऊपर वो चीज़ें अवेलेबल हो रहा है है ना। अभी समझो इंटरनेट के ऊपर आई थिंक लेंसकार्ट के ऊपर आपने देखा होगा कि लेंसकार्ट ने अपनी टेक्नोलॉजी ऐसी बनाई कि आप फेस अपना करो और वहाँ पे कौन सा फ्रेम आपका बैठेगा, वो चीज़ें आपको वहाँ पर फील करवा देगा कि ये फ्रेम आपको सिलेक्ट करने में ईजी हो जाएगी। तो इसी तरीके से फ्यूचर के अंदर ऐसे भी आने वाले हैं, कौन सा ड्रेस आपकी हाइट, बॉडी, आपकी चीज़ें आप डालो, वो आपको पूरा पिक्चर बना के दे देगा कि ये ड्रेस आपके ऊपर कैसा लगेगा। तो जब ये सारी चीज़ें फ्यूचर के अंदर हो जाएंगी टेक्नोलॉजी बेस्ड, तो लोग मॉल्स के अंदर नहीं जाएंगे परचेजिंग करने के लिए, खास करके। क्यों? क्योंकि मॉल में जाने से मानो कि उनकी पेट्रोल की कॉस्टिंग, उनका टाइम, उनकी बाकी सारी चीज़ें बढ़ेगी। इंटरनेट के ऊपर वो चीज़ें उनकी ईजी हो जाएगी। इंटरनेट में वही ब्रांडेड चीज़ें अच्छे प्राइस के अंदर आपको घर तक मिल जाएगी। तो आप मॉल क्यों जाओगे? तो मॉल जाएंगे सिर्फ एंटरटेनमेंट करने के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए। आज भी आप देखो मॉल में अधिकतर संडे के दिन पीपल ज़्यादा होते हैं, संडे के दिन लोग ज़्यादा भरे होते हैं। क्या लगता है, संडे के दिन खरीदी ज़्यादा होती है? वो तो एंटरटेनमेंट पर्पस से सिंपल सी चीज़ है। आज लगभग 70% जो ऑडियंस है वो मॉल इसलिए जाते हैं क्योंकि मूवी देखना है, गेम जोन बनाया हुआ है, बच्चों के लिए थोड़ा टाइम स्पेंडिंग हो जाएगी, थोड़ा बहुत डाइनिंग हो जाएगा, थोड़ा खेल कूद हो जाएगा, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा, टाइम स्पेंड हो जाएगा फैमिली के साथ। तो आज ज़्यादातर पब्लिक जो मॉल जाती है ना, वो इसीलिए जाती है क्योंकि उनकी फैमिली टाइम हो जाए। करेक्ट। तो वहाँ पर परचेजिंग बहुत कम होती है। और जो परचेस करने वाले रियल लोग हैं मॉल के अंदर, वो देखो तो संडे के दिन वो परचेस करने नहीं जाते। वो मंडे टू सैटरडे के या मंडे टू फ्राइडे जाते हैं, क्योंकि उनको परचेस करने के लिए पता है मुझे थोड़ा सा काम दिमाग चाहिए, आराम से सोच के आराम से परचेस करूं। तो मंडे से फ्राइडे या सैटरडे भीड़ कम होती है और वो परचेस उसी टाइम में करते हैं। तो धीरे धीरे मॉल के अंदर अगर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो शायद उन लोगों को या तो उस मॉल में उस जगह को एंटरटेनमेंट चीज़ों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो वहाँ से उनको एज सुन एज पॉसिबल निकलना पड़ेगा। राइट। सर बहुत अच्छा लगा सर ये इन्फॉर्मेशन जान के, और होप कि ये व्यूअर्स जो हैं उनको भी ये चीज़ें समझ में आई हो। तो सर बीइंग अ कंसल्टेंट, आपने तो सर हज़ारों बिजनेस को सर डेवलप किया और लाखों लोगों को सर उनके पर्सनल लाइफ में या फिर बिजनेस लाइफ में उनको ग्रोथ करवाया सर। तो आपके अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी इंडस्ट्री या फिर ऐसा कौन सा बिजनेस आपका फेवरेट रहा था सर आपके लिए, आपको बहुत मजा आया था सर उनके साथ में काम करके? देखो, अगर मुझसे आप बात करोगे कोई भी इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है और सबसे फेवरेट चीज़ है, तो वो मैं कहूँगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ओके। आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हो जो कस्टमर की ज़रूरत है, राइट, और आप उस कस्टमर की ज़रूरत को समझ के अच्छी क्वालिटी, अच्छी सर्विस, अच्छे प्राइस पे आप दे रहे हो, तो आप बहुत बिजनेस उसमें ग्रो कर सकते हो, बहुत स्कोप है उसके अंदर। आज समझो, रिसेंटली कहीं पर मैं डिस्कशन कर रहा था, दुनिया के 100 रिचेस्ट पर्सन ले लो, उन सब के अंदर मैक्सिमम लोग वही हैं जो बिजनेसमैन है। करेक्ट है ना। दुनिया के 100 बिजनेसमैन ले लो, उसमें लगभग 100 के 100 बिजनेसमैन ही होंगे। अब उसमें भी 100 में से भी जो टॉप के लोग हैं ना, उनको ले लो तो वो मैन्युफैक्चरर होंगे। राइट। या तो वो खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या असेंबलिंग करके अपनी ब्रांड से बेच रहे हैं। मतलब अगर आप अपनी ब्रांड या तो खुद बनाओ या तो किसी से आउटसोर्स करके बनाओ और अपने ब्रांड से बेचो, अगर ये चीज़ आप कर सकते हो तो आप इस बिजनेस पे बहुत बड़ा मैसिव ग्रोथ ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से अगर आप कहोगे तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो मेरी फेवरेट है, और उसमें पोटेंशियल ज़्यादा है, ग्रोथ ज़्यादा है, और उसमें अनलिमिटेड पैसा है। क्योंकि आपने अगर कस्टमर की नीड को समझ लिया तो पूरी दुनिया में हर कस्टमर आपको पैसा दे सकता है। उसका लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लो। हिंदुस्तान यूनिलीवर, राइट, है ना। मेरे हिसाब से भारत का कोई ऐसा
कहते हैं ना फैमिली नहीं होगी जिस फैमिली के अंदर हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट नहीं यूज ना होगा, होता, राइट, करेक्ट है सर। एंड दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, राइट। इसी तरीके से आप ले लो, एप्पल को ले लो। एप्पल आज मोस्ट वैल्यूड कंपनी है वर्ल्ड वाइड, राइट, सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन, सबसे ज़्यादा ग्रोथ, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी में एप्पल सबसे टॉप पर है। अब एप्पल को आप देखोगे ना, तो एप्पल मैन्युफैक्चरिंग खुद की सारी चीज़ें नहीं करता है, असेंबलिंग करता है, लेकिन उसकी जो ब्रांडिंग है वो ब्रांड के ऊपर लोग ले रहे हैं, और वही कारण है कि लोगों ने उसको भर भर के पैसा दिया, उसने मतलब दबा के पैसा कमाया। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो मेरा फेवरेट है, और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर आपने थोड़ी सी अपनी हैंडलिंग या अपनी पकड़ बना ली तो आप अनलिमिटेड उसमें ग्रो कर सकते हो। इसमें मैं डीमार्ट को देखता हूँ सर, जिसे आपने ये चीज़ बताया, मैं उसको थोड़ा सा रिलेट करा था डीमार्ट को लेकर के, कि डीमार्ट में सर आज से मैं 2 साल 4 साल पहले जब जाता था तो वहाँ देखता था ना कि अलग अलग ब्रांड्स के प्रोडक्ट अवेलेबल होते थे, बट आज के टाइम में ऐसा हो गया ना कि बहुत सारी पैकेजिंग ना डीमार्ट के आने लगे हैं सर। तो क्या ये लोग भी व्हाइट लेबलिंग ही करते हैं या खुद का कुछ मैन्युफैक्चरिंग? यस, व्हाइट लेबलिंग ये बहुत मतलब ये एक ना बहुत शानदार बिजनेस है। मैं आपको बताता हूँ कि सपोज मानो कि आपको मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं आता, या मैन्युफैक्चरिंग लगाने का प्लांट का आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास मशीनरी टेक्नोलॉजी का कोई नॉलेज नहीं है, डोंट वरी, मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो फैक्ट्री लेकर बैठे हैं, टेक्नोलॉजी लेकर बैठे हैं, लेबर लेकर बैठे हैं, आइडियाज़ लेकर बैठे हैं, खाली आपको उनको ऑर्डर्स देने हैं कि मेरे लिए आप ये प्रोडक्ट इतना बनाओ, और आप उस पर अपनी ब्रांड लगा के आप बेचना स्टार्ट करो। और अपनी, मेरे समझिए अपने क्लाइंट हैं, एक बहुत अच्छा बिजनेस उनका है, बैटरी मैन्युफैक्चरर है, बहुत अच्छा नाम है उनका। उनसे बहुत सारी फॉरेन की कंपनियां अपनी बैटरीज वाइट लेबलिंग करके बनवाती हैं। क्या बात है सर। और ऐसा खाली एक नहीं, कितनी सारी ऐसी कंपनियां हैं कि जो लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग जो किसी और से करवाती हैं, सिर्फ अपना वहाँ पर ब्रांडिंग करके लाखों करोड़ों अरबों रुपए बना रहे हैं। तो ये वाइट लेबलिंग जो है ना एक बहुत बड़ा बिजनेस है। देखो, दो चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो बनाता है ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा बेच पाए, राइट, और जो अच्छा बेचता है ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा बना पाए। करेक्ट है सर। ठीक है, तो आपकी जिसमें एक्सपर्टी है ना, आप उस चीज़ को पकड़ लो। जैसे मानो डीमार्ट की एक्सपर्टी है बेचने में, तो कोई भी चीज़ अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है ना, वो क्या करता है, आउटसोर्स कर लेता है, अपनी ब्रांडिंग कर लेता है, उसके नाम से प्रोडक्ट बेचता है। ठीक है, तो आप जिस चीज़ में मास्टर, अगर बनाने में आप मास्टर है तो आपकी मास्टरी बनाने में ले आओ, और बेचने वाले के लिए आप मार्केट में बहुत सारे लोग बैठे हैं, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, चैनल पार्टनर, वो आपके बिजनेस को, आपके प्रोडक्ट को बेचने में आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आप बेचने में हो तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारे बैठे हैं। आपकी एक्सपर्टीज जिस चीज़ चाहिए उसको पकड़ो, उसके अंदर आप अपने आप को स्केल करो, आप बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हो। अच्छा, ऐसे बहुत सिलेक्टेड लोग होते होंगे ना सर कि जिनकी एक्सपर्टी दोनों में होती होगी, या फिर अच्छा बेच भी सकते हैं और अच्छा बना भी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे देखो, मैं वही बता रहा हूँ कि दोनों चीज़ मतलब लोगों की बेटर होना, वो कहते हैं ना बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। लेकिन इसमें भी समझो कि अगर आप अच्छा बना रहे हो ना, और आप चाहते हो कि मेरी प्रोडक्ट हमेशा अच्छी बनती रहे, तो आपको अपना फोकस वहाँ बना के रखना पड़ेगा। और आप अच्छा बेच रहे हो ना, तो आपको अपना फोकस हमेशा वहाँ बना के रखना पड़ेगा कि आपकी प्रोडक्ट बिकती रहे। तो दोनों चीज़ के लिए आपको फोकस बना कर रखना। तो अगर आप बड़े लेवल पर जाना चाहते हो तो आप अपना कोर एरिया है ना वो आइडेंटिफाई करो, कौन सी चीज़ों में मैं बेस्ट हूँ। जैसे मैं आपको बताऊँ, आपके पास में 10 चॉकलेट हैं, ठीक है, अलग अलग ब्रांड की, आपको ये बोला जाए कि इसमें से एक ही चॉकलेट आपको लेनी है, तो आपका सिलेक्शन पॉइंट ऑफ क्या रहेगा, सबसे बेस्ट चॉकलेट मैं लूँ। वही चीज़ है आपकी एक्सपर्टी। तो जब आपके सामने बिजनेस का पूरा ऑप्शन आए ना कि मैन्युफैक्चरिंग है, होलसेल है, ट्रेडिंग है, सर्विसेज है, सेल्स है, इसमें से सिर्फ एक चीज़ आपको सिलेक्ट करनी है, और उस टाइम पर आप जो सिलेक्ट करोगे, आपकी मास्टरी, आपका इंटरेस्ट एरिया वही है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, सर हम अपना कहते हैं ना यूएसपी कैसे ढूंढें, हम अपनी यूनिक चीज़ें कैसे ढूंढें। तो मैं उनको ये चीज़ बताता हूँ कि आप एक काम करो, आपके बिजनेस की जितनी भी पार्ट्स है, जितने भी आपके कहते हैं ना एरियाज़ हैं, उन सबको लिख लो, और उन एरियाज़ में से आपको सिर्फ एक चीज़ सिलेक्ट करनी है, और फिर आप सिलेक्ट करो जो आपके लिए सबसे बेस्ट आपने सिलेक्ट किया, वो आपका बेस्ट एरिया। करेक्ट। तो आप अपनी एक्सपर्टी के ऊपर फोकस करोगे तो आपको ग्रोथ लंबा मिलेगा। इन सब चीज़ों में ना सर एक चीज़ आती है, स्किल।
तो एक बिजनेसमैन में ऐसी कौन सी स्किल होनी चाहिए, कॉमन स्किल सर, मतलब जो हर एक बिजनेसमैन को वो अपनानी चाहिए, तो ऐसी कौन सी एक कॉमन स्किल है सर? देखो, एक बिजनेसमैन को सबसे कॉमन नहीं कह सकते हैं, एक ही स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ एक ही स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो है लीडरशिप की। लीडरशिप, राइट। लीडरशिप का मतलब क्या है? अच्छे लोग ढूंढना और उनसे अच्छा काम करवाना। करेक्ट। अगर ये काबिलियत आपके अंदर है कि अच्छे लोगों को ढूंढ के उनको अपनी कंपनी में ले आओ और उनसे अच्छा रिजल्ट निकलवा सको, तो आप दुनिया का हर बिजनेस बड़ा कर सकते हो। सही। मार्केट में एक्सपर्ट से एक्सपर्ट मैन्युफैक्चरिंग करने वाले, प्रोडक्ट की जानकारी रखने वाले लोग भरे पड़े हैं। मार्केट में एक्सपर्ट से एक्सपर्ट बेचने वाले मार्केट में भरे पड़े हैं। एक्सपर्ट से एक्सपर्ट आपके टेक्निकल चीजों के लिए, अकाउंटिंग है, एचआर है, सर्विस है, सीआरएम है, सॉफ्ट, ये सब के मास्टर्स भरे पड़े हैं। बस सिर्फ आप लोगों को उनको हायर करना, अपनी कंपनी में लाना और उनसे काम करवाना, ये चीज आपको डेवलप करनी पड़ेगी। आज समझो, एक एमएसएमई जो बिजनेसमैन जो है ना, अपने बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाता है ना, उसका सबसे बड़ा कारण है वो बाकी सब चीजों में अच्छा हो जाता है, बस लीडरशिप में मार खा जाता है। ट्रू सर। मैं एक किताब पढ़ रहा था, और किताब मैं रेकमेंड करूंगा सबको। किताब का नाम है ई मिथ। हाँ, द ई मिथ। उस किताब के अंदर ये चीज बताई है, अक्सर का जो बिजनेसमैन होते हैं ना, जिनका बिजनेस ग्रो नहीं होता है, वो एक्चुअली बिजनेसमैन नहीं है, वो टेक्नीशियन है। टेक्नीशियन का मतलब आपकी एक चीज में एक्सपर्टी हो गई, लेकिन बिजनेस एक चीज से नहीं चलेगा। जैसे कि मानो आपको बनाना बहुत अच्छा आता है, तो आप प्रोडक्ट बहुत बढ़िया बना लेते हो, लेकिन आप ये सोचो सिर्फ बढ़िया प्रोडक्ट बनाकर ही मैं मेरा बिजनेस बहुत बड़ा कर लूंगा, विच इज नॉट पॉसिबल। आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि भाई सेल्स कैसे होती है, आपको ये भी सीखना पड़ेगा टीम मैनेज कैसे करना होता है, आपको ये भी सीखना पड़ेगा फाइनेंस कैसे होता है, मार्केटिंग कैसे होती है, ये सारी चीजें। तो एक बिजनेसमैन जो है, उसकी एक्सपर्टी उसने एक चीज में डेवलप कर ली और उसने बिजनेस स्टार्ट किया, और उसकी सबसे बड़ी गलती ये हुई कि उसके बाद फिर जिन चीजों के लिए जो एक्सपर्ट चाहिए था वो लाया नहीं। मतलब मैं बनाना अच्छा जानता हूँ, लेकिन मैं बेच नहीं पा रहा हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं बेचने वाला बंदा लाया नहीं, और मैं खुद थोड़ा मोड़ा काम चलाओ बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्रोडक्ट अच्छी बन रही है लेकिन बिक नहीं रही है। करेक्ट। लोगों को पता नहीं चल लोगों को पता नहीं चला, मार्केटिंग नहीं हो रही है, टीम मैनेज नहीं हो रही है, टीम हायर नहीं हो रही है। अब इस चक्कर में क्या है कि मेरी अच्छी प्रोडक्ट तो है, उसकी ज़रूरत भी है, लेकिन उसको मार्केट में ले जाने के लिए जो बाकी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है ना, वो मैंने नहीं किया। और ये सेल्स ना बढ़ने के 2 कारण भी आप बताते हैं सर, कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, या तो अच्छा नहीं है, या तो लोगों को पता नहीं है। तो एक जो छोटा बिजनेसमैन जो एमएसएमई के होते हैं, वो टेक्नीशियन होते हैं, उनको बिजनेसमैन बनने के लिए अपने अंदर एक एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, और वो है लीडरशिप। और लीडरशिप का, जैसा मैंने बताया, कि लोगों को हायर करना और उनसे काम करवाना, इसकी काबिलियत। अगर आज ये चीज़ आप कर सकते हो, आज एक चीज़ आपको बताता हूँ कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन ने जब बिजनेस शुरू किया, अच्छी प्रोडक्ट बना दी, नाम बना दिया, मार्केट में वो टेस्ट कर लिया, लेकिन जब उनको समझ में आया कि अब इसको बड़ा करने के लिए ऐसा बंदा चाहिए जो हमसे अच्छा हो, तो उन्होंने ऐसे सीईओज हायर किए। और वो सीईओज कौन थे? वो सीईओज वही थे जिनके अंदर वो पीपल मैनेज, जिनकी एबिलिटी बहुत हाई लेवल पे थी, जिनको लोगों को ढूंढना, काम करवाना, मैनेज करना आता था। तो उन्होंने क्या किया, कंपनी तो उनकी ही है, लेकिन उन्होंने एक सीईओ बिठा दिया और बोला अब तुम्हारा काम है इस बिजनेस को रन करो। और उन सीईओज ने उन कंपनी को, शायद जिन्होंने स्टार्ट किया था, उससे कई लाख गुना बड़ा कर दिया। उसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, पेप्सिको। ठीक है, इंदिरा नूई ने इतना बड़ा पेप्सिको कर दिया। ठीक है, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट को इतना बड़ा कर दिया, सुंदर पिचाई गूगल को इतना। ये फाउंडर्स नहीं है, सीईओ। इन्होंने, हाँ, बिजनेस शुरू नहीं किया था, इन्होंने बिजनेस को बड़ा किया। तो या तो आप अपने अंदर वो एबिलिटी डेवलप करो लीडरशिप की, लोगों को हायर करना, या तो ऐसे बंदे को लेकर आओ जिसके अंदर ऐसी एबिलिटी हो। और हमारे बिजनेसमैन छोटे छोटे हैं ना, वो यही चीज़ नहीं करते। वो अपने वहाँ मैनेजर्स नहीं ले आते हैं, अपने वहाँ एचआर नहीं लाते, अपने वहाँ पर वो सीईओज नहीं लाते, और वो सोचते हैं कि मैं ही सारी चीज़ें करूँगा। बस यही प्रॉब्लम हो जाती है कि समय निकल जाता है और उनका बिजनेस वहीं का वहीं रह जाता है। ऐसे में सर वो, मतलब इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो वो अपनी बाउंड्रीज नहीं समझ पाते कि अब मेरी बाउंड्रीज आ गई है, मुझे इसके आगे एक अलग माइंडसेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बिल्कुल। देखो,
आप बिजनेस के अंदर हो ना, मैं बहुत अच्छी किताब पढ़ रहा था, किताब के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ बताई थी, डोंट लव विथ योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस के प्यार में मत पड़ो, नहीं तो आपका नुकसान 100% होगा। आपको आपके बिजनेस में कब कौन सा स्टेप लेना है इसकी अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, और उस टाइम पर आपको वो स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपके बिजनेस के अंदर चीज़ें खराब हो जाएंगी। जैसे एज एग्जाम्पल मानो मैं किसी रास्ते पे जा रहा हूँ, मैं ना आसपास बहुत मस्त सिनारियो, बहुत बढ़िया सिनारियो, बहुत मज़ा आ रहा है, मैं जा रहा हूँ। अब सामने दो रास्ता आया, एक रास्ता वही है जो आने वाले समय में तो और ऐसे ही मस्त सिनारियो चलेगा, और एक रास्ता वो है जहाँ पर चेंज होके मुझे मेरे डेस्टिनेशन तक पहुँचाता है। मुझे कहाँ जाना चाहिए, जो चल रहा है उसके ऊपर या जो डेस्टिनेशन जाता है उस पर? ऑब्वियसली सर, अगर आपको पता है कि मेरे डेस्टिनेशन तक वो रास्ता पहुंचा सकता है तो आप वो चूज करेंगे। एग्जैक्टली ना। तो अगर आपने रास्ते से प्यार कर लिया ना कि मेरे को इसमें मजा आ रहा है, मैं इसी पे चलूंगा, तो आप डेस्टिनेशन तक कभी नहीं पे पहुंच वही मतलब फिर आपकी बात हो गई कि अगर जाना है अहमदाबाद, हम मुंबई वाले की रोड पे हम लोग बहुत तेजी से जा रहे हैं। एक बिजनेसमैन वही गलती कर रहा है जी। मतलब वो जो कर रहे हैं ना, उनको ऐसा लग रहा है मजा आ रहा है ना, बस इसी तरीके से करते रहो। उनको ये चीज़ समझने में बड़ी लेट हो जाती है कि यार ये चीज़ मैं मुझे कर रहा हूँ जो अच्छा लग रहा है, इसके सामने एक और चीज़ है कि भाई अब मुझे इसको चेंज करने की ज़रूरत है, और वहाँ पर वो डिसीजन नहीं ले पाता है। सर एक बात आप बताते हैं कि शेर जंगल का राजा होता है और उस मतलब सब डरते हैं उससे, लेकिन एक जो सर्कस वाला होता है ना सर, उसको मतलब उससे भी करतब करवाता है सर्कस में। तो इससे आप कैसे रिलेट कर रहे थे उस दिन? आप मतलब मैं सुन रहा था आपके कोई सेमिनार में। मैं देखो ये बहुत ज़रूरी है, शेर को अपनी वैल्यू पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपनी वैल्यू नहीं पता है ना, तो दुनिया का कोई भी बंदा आपको सर्कस की तरह आपको नचाएगा, है ना। तो बीइंग अ बिजनेसमैन ना, आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, लेकिन अगर आपका पोटेंशियल आपको नहीं पता है ना, तो आपका कस्टमर, आपके लोग, आपकी चीज़ें आपको उनके तरीके से नचाएंगे, और आपकी एबिलिटी आप होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाओगे। आज जैसे समझो शेर जो होता है उसको जंगल में राज करने के लिए वो बना है, ठीक है, उसके एक दहाड़ बाकी सब लोगों के लिए इनफ है ये बताने के लिए भाई जंगल का राजा शेर है। लेकिन जब उसको भी अपनी एबिलिटी के बारे में कहते हैं ना, भान नहीं होता, उसको एबिलिटी के बारे में ज्ञान नहीं होता कि मैं जंगल का राजा हूँ, तो वो एक छड़ी के नोक पर वो नाचता है ना। तो बिजनेसमैन भी कई बार, हम कितने सारे बिजनेसमैन को मिलता हूँ जिनके बिजनेस का पोटेंशियल बहुत हाई है, जिनकी प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है, जिनकी चीज़ों को देखने के बाद लगता है यार वर्ल्ड क्लास लेवल की प्रोडक्ट है, बट उनको पता ही नहीं है कि यार ये चीज़ें बहुत मार्केट की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए वो क्या करते हैं, अपने बिजनेस को एक जगह, एक सिटी में, एक एरिया में सीमित रह जाते हैं, और वही चीज़ अगर मार्केट में जाती तो शायद बहुत बड़ा। जैसे मैं आपको बताऊं, हम राजकोट में काम करते हैं, राजकोट में हमारी ऑफिस है, तो राजकोट मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब है जी, है ना। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में मिनी चाइना कहते हैं राजकोट को। तो राजकोट के अंदर ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाने वाले लोग हैं जो वर्ल्ड क्लास के लेवल को टक्कर दे सके, बट उनकी मार्केटिंग, उनकी ब्रांडिंग, उनका सेल्स ना होने के कारण उनके वर्ल्ड क्लास लेवल की प्रोडक्ट राजकोट के अंदर ही मर गई। तो मैं उनको यही कहता हूँ, आप जंगल के राजा हो, आप शेर हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपके शेर की एबिलिटी है, और आपको ये कोई एहसास करवाने वाला नहीं है। तो एक शेर को है ना, उसको अपनी वैल्यू पता होना बहुत ज़रूरी, नहीं तो वो ज़िंदगी भर सर्कस के अंदर ही नाचेगा। सर ये तो एक बिजनेसमैन की बात हो गई कि मतलब उनको कौन सी स्किल डेवलप करनी चाहिए थी, या फिर उनको कब ऐसे पर्सन लेके आने चाहिए। बट जैसे ही ना सर, मैं कुछ और लोगों से भी मिलता हूँ जो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, मतलब काफ़ी टाइम से, लॉन्ग टाइम से वो जॉब कर रहे हैं, तो उनका एक ही मानना है कि सर मैं इस कंपनी में जाता हूँ, मुझे मज़ा नहीं आता है, फिर वो मंकी जंप करके मतलब किसी और कंपनी में चले जाते हैं, फिर वहाँ भी उनको नहीं, तो मतलब ऐसे ना वो घूमते रहते हैं। तो ऐसे में एक एम्प्लॉय को सर उसमें कैसे मतलब माइंड सेट अपना बनाना चाहिए, या फिर ऐसी कौन सी स्किल डेवलप करनी चाहिए? देखो आज ना कुछ स्किल्स जो होती है ना, वो हाई पेइंग स्किल्स होती है, आपको वो जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वैसे तो हर स्किल्स को आप डेवलप करो अगर एक्सट्रीम लेवल पे, तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। एक सबसे बड़ा हाई पेइंग स्किल जो होता है वो होता है सेल्स, ठीक है, पहला। दूसरा होता है मार्केटिंग, ठीक है। तीसरा होता है मैनेजमेंट,
ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन वगैरह है सब। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि सेल्स, अगर आप बेचना जानते हो तो दुनिया की हर कंपनी आपके दरवाजे पे अपना ऑफर लेटर लेके खड़ी होने को तैयार है, करेक्ट, अगर आप बेचना जानते हो तो। राइट, क्योंकि दुनिया के हर कंपनी को सेल्स करने के लिए अच्छे लोग चाहिए, करेक्ट, एंड अगर आपके अंदर सेल्स की एबिलिटी है तो दुनिया की हर कंपनी आपके लिए दरवाजा खोलने के लिए तैयार है। ये मोस्ट एक्सट्रीम हाई लेवल की स्किल्स है, अगर आपने इसमें मास्टरी कर ली तो शायद आप है ना दुनिया की किसी भी बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर आप जाके अपना कर सकते हो। क्यों? उसकी वजह मैं आपको बताऊँ। एक सेल्समैन जो होता है ना, वो सेल्समैन लोगों से डेली मिलता है, करेक्ट, तो लोगों को जानने की, पहचानने की, लोगों से रिलेशन बनाने की, कम्युनिकेशन की, लीडरशिप की, मैनेजमेंट की, उसको है ना ये सब चीज़ों की उसकी एबिलिटी डेवलप हो जाती है। करेक्ट, तो अगर कोई भी इंसान सेल्स के अंदर जाकर अपना करियर अगर बड़ा करना चाहे तो सेल्स में उसको अपनी लर्निंग करनी बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट। सेकेंडली जैसे मैंने बताया कि एक होता है मार्केटिंग, एक होता है बेचना, और एक होता है मार्केट करना। मार्केट करना मतलब लोगों को बताना। अगर आपने अपने अंदर वो एबिलिटी डेवलप कर ली कि भाई आपकी प्रोडक्ट या किसी दुनिया के किसी भी प्रोडक्ट को आप मार्केट के लोगों तक अच्छे तरीके से, अच्छे मैसेज में आप लेकर जा सकते हो, तो ये आपकी दूसरी हाई पेइंग स्किल्स है। कि आज मार्केट में बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जिनके पास प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन मार्केट में वो अपनी प्रोडक्ट को रखे कैसे, कस्टमर को बताए कैसे, उनके पास उनका आइडिया नहीं है। करेक्ट, तो अगर आपके पास ऐसा आइडिया है, आपके पास वो एबिलिटी है कि आप आइडिया जनरेट कर सकते हो, कंटेंट बना सकते हो, आप है ना मार्केट में लोगों को अपनी चीज़ों के बारे में अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो लोग आपको इसके लिए हायर करने को या अच्छी खासी सैलरी पे करने को आपको तैयार है। राइट, तो ये हाई पेइंग स्किल्स है। अगर आप इनको डेवलप करते हो, तीसरी चीज़ होती है मैनेजमेंट, है ना। तो मैनेजमेंट के अंदर आप देखो कि अगर आप एक ऐसे लेवल पर जाकर आपको लोगों को मैनेज करना आता है, करेक्ट, जैसे कि अच्छे लोगों को ढूंढना, उनको कंपनी में लेकर आना, उनसे काम करवाना, अगर ये एबिलिटी आपके अंदर है तो लोग आपको अच्छा खासा पैकेज, अच्छी खासी चीज़ें आपको देने को तैयार है। राइट, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा स्किल्स होता है लोगों को हैंडल करना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि सर लोग मिलते नहीं हैं। अच्छे मैनेजमेंट करने वाले लोग मिलते नहीं, लोग ढूंढते हैं वो, और उनके पास खुद का स्किल होता है ढूंढना कैसे, आइडेंटिफाई कैसे, पहचानना कैसे, ठीक है, उनको ऑन बोर्ड कैसे करना है। कई बार बहुत सारे लोगों को आप देखोगे तो कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत टैलेंटेड बंदा एक ऐसे बंदे के नीचे काम करता है जिसके पास बहुत एबिलिटी नहीं होती है। हाई टैलेंटेड बंदा एक लो टैलेंटेड बंदे के नीचे काम करता है, और कई बार हमें ऐसा लगता है यार इसने हायर कैसे किया होगा इसको, एक क्वेश्चन मार्क होता है। तो उसने हायर किया होगा क्योंकि उसने एक चीज़ कोई ना कोई ऐसी अपनी डेवलप की होगी जिसके ऊपर सामने वाला बंदा क्रैक हो गया। जैसे मैं आपको बताऊं, एक फेमस कहते हैं ना स्टोरी है। धीरूभाई अंबानी जब एक पर्सन को हायरिंग कर रहे थे, उनके जो मेन पर्सन थे जिन्होंने रिलायंस को बहुत बड़ा बनाया, तो आए इंटरव्यू के अंदर सारी बातचीत हुई, सब चीज़ डिस्कशन हुआ, और फाइनली उन्होंने धीरूभाई के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, है ना। जब वो जाने लगे तो उन्होंने पीछे से धीरूभाई अंबानी ने सिर्फ एक चीज़ पूछा, आपके पिताजी की तबीयत कैसी है। क्या बात है। ये एक सवाल सामने वाले बंदे को क्लिक कर गया कि यार ये बंदे को मेरी फैमिली के बारे में परवाह है, एंड दैट इज ओनली रीज़न कि उस बंदे ने रिलायंस को ज्वाइन किया, एंड उसके बाद हिस्ट्री उन्होंने क्रिएट कर दी, रिलायंस को रिलायंस बना दिया। तो लोगों को ना एबिलिटी है, अगर आपको एबिलिटी है, आपके अंदर एबिलिटी है लोगों को हायर करने की, लोगों को काम करवाने की, लोगों को मैनेज करने की, तो ये आपके लिए एक हाई पेइंग स्किल्स है। तो आपको अपनी एबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। प्रॉब्लम कहाँ है, जो लोग जॉब कर रहे हैं और वो ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, उन्होंने जो चीज़ पहले साल या दूसरे साल सीखा ना, उसके बाद उन्होंने सीखना बंद कर दिया। राइट, उनको ऐसा लगता है बस इतना इनफ है। आज मैं सेल्समैन को देखता हूँ, सेल्समैन जो होते हैं उन्होंने एक टेक्निक सीख ली कि मार्केट में अपनी प्रोडक्ट लेकर जाओ, प्रोडक्ट बताओ और प्राइसिंग कर दो, सामने वाले बंदे को रिक्वायरमेंट होगी तो ले लेगा, नहीं होगी तो वापस, हाँ नहीं होगी। उन्होंने सीखा ही नहीं कि ओपनिंग कैसे करनी है, प्रोबिंग कैसे करनी है, सपोर्टिंग कैसे करनी है, क्लोजिंग कैसे करनी है। उन्होंने सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग के बारे में सीखा नहीं, उन्होंने थर्ड पार्टी अप्रोच के बारे में सीखा नहीं, उन्होंने अपनी सेल्स एबिलिटी के ऊपर काम नहीं किया, सेल्स के ऊपर कोई नॉलेज नहीं लिया। ये सब चीज़ें उन्होंने सीखनी ही बंद कर दी।
Correct. और फिर वो बुझाते हैं 10 लोगों के पास में, 10 में से कोई 1 या 2 बंदा उनकी ले लेता तो बोलता है कि मेरा काम हो गया। अरे 10 के 10 ले सकते थे, वो अप्रोच नहीं हुआ। आपने अप्रोच ही नहीं किया, आपने सही से अपनी चीजों को प्रेजेंट ही नहीं किया। आज समझो कितने सारे सेल्समैन को, अभी रिसेंटली हम किसी सेल्स टीम की ट्रेनिंग कर रहे थे, तो मैंने बताया कि यार सेल्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रेस है। तो बंदा अपोज कर गया, बोला हो ही नहीं सकता। बोला क्यों? बोले यार प्रोडक्ट देखता है बंदा ना, कौन सी कंपनी से आया हो, कौन सी ब्रांड से आया हो, कौन सी। मैं बोला बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, एक बंदा विदाउट ड्रेस कोड जाता है और एक बंदा ड्रेस कोड जाता है। एक बंदा गया सेम कंपनी से, प्रोडक्ट पिच की, प्रोडक्ट बताया, ऑफर दिए, स्कीम दिए, और उसने बोला ठीक है मैं आपको सोच के बताता हूँ। और दूसरा बंदा उसी कंपनी से वही प्रोडक्ट वही ब्रांड लेकर गया और उसने चेक दे दिया। गलती कहाँ हुई? पहले वाले को चेक क्यों नहीं मिला? प्रेजेंटेशन में, लुकिंग में, या फिर कम्युनिकेशन में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं सर, Right जो ना? उनको आए होंगे। लेकिन एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि इन चीज़ों की ज़रूरत है, ये चीज़ रिक्वायर्ड है। अब इनके ऊपर आप काम नहीं करोगे तो आपको कौन हाई सैलरी पे करेगा, कौन आपको हाइक देगा, कौन आपको ग्रोथ देगा? यार सिंपल सा, मैं डायरी लिखता हूँ, मैं कल डायरी लिख रहा था, मैंने लर्निंग लिखा, आपके बैंक का बैलेंस आपके नॉलेज के बैलेंस से इक्वल होता है। करेक्ट। मतलब आपके बैंक अकाउंट में अभी जितने पैसे हैं ना, आपका नॉलेज उतना ही है। सिंपल सा है। अगर आपका बैंक बैलेंस 0 है ना, तो 100% मैं कहूँगा आपका नॉलेज 0 है। इसलिए तो आपके बैंक के बैलेंस को बढ़ाना है ना, तो आपके नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और इसके लिए समझो कि लोग है ना पढ़ने को, सीखने को, नई चीज़ जानने को तैयार ही नहीं है। कौन आपको हाइक देगा, कौन आपको, आज समझो हम ये सारी किताबें हमारे वहाँ पर, आप समझो किताब लिखती क्यों है, लिखा क्यों जाता है, एक लेखक लिखता क्यों है किताब? ऑब्वियसली उसको, उनका इन्फॉर्मेशन जब उनका माइंड सेट है वो लोगों तक पहुंचे और लोग चेंजेस करें अपने आप में। यहाँ पर लोग बैठे, मुझे चाहिए नहीं। लोग बैठे, मुझे चाहिए ही नहीं, मैं 200 रुपए की किताब लाऊंगा ही नहीं। अब आप 200 रुपए की किताब ला के वो नॉलेज नहीं लोगे तो 2 चीज़ है, या तो आप जहाँ हो वहीं के वहीं रहोगे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि आपकी लाइफ के अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो आप लास्ट में क्या बोलोगे कि सर मेरी किस्मत में नहीं था, लक काम नहीं किया। लक काम नहीं किया। नहीं, जरूरी है सर। जैसे आप हर बार बताते हैं कि वे आपका एक टैगलाइन भी है, व्हेन यू स्टॉप लर्निंग यू स्टॉप ग्रोइंग, कि आप सीखना बंद कर देते हो, बढ़ना बंद कर देते हैं। बट सर ऐसे में एक चीज़ और भी माइंड में आती है कि एक बहुत सारी कंपनियां ना देखती है कि एजुकेशन, मतलब उनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है, मतलब वो ग्रेजुएट है या नहीं, या उनकी मास्टरी है या नहीं। बट ना कई बार मैं देखता हूँ कि इवन मैंने भी बहुत सारे ऐसे पर्सन को हायर किया मेरी टीम में कि जो वो पढ़े लिखे नहीं है बहुत ज्यादा, बट उनके पास नॉलेज ना सर अपार शक्ति वाला है। मतलब एमबीए वालों ने नहीं किया है ना उतना, उनसे भी कई ज्यादा नॉलेज है। तो ऐसे में एक कंपनी को सर एक डिग्री वाले को हायर करना चाहिए, एक नॉलेज पर्सन को हायर करना चाहिए? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रिसेंटली मैं अभी एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें एक डेटा बताया, फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो हैं वर्ल्ड वाइड, उसमें सिर्फ 11% लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने बड़ी यूनिवर्सिटी या बड़े कॉलेज से अपनी डिग्री कंप्लीट की है। फॉर्च्यून 500 की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 11%। और बाकी के जितने भी लोग हैं वो सब लोग किसी छोटे कॉलेज, छोटी डिग्री से, या फिर उन्होंने एजुकेशन लिया ही नहीं, और वो फॉर्च्यून 500 की कंपनी को रन कर रहे हैं, चला रहे हैं। क्या बात है। तो देखो, अगर आप स्पेसिफिक किसी फील्ड में, जैसे कि आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, या आप ऐसे कोई प्रोफेशनल, आप लॉ के बारे में, या आप लॉयर हो, अगर आप स्पेसिफिक इंडस्ट्री में जा रहे हो तो आपके लिए डिग्री, प्रैक्टिस आपके लिए बहुत मैटर करता है। लेकिन आप जब ज़िंदगी में ग्रो करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तब आपके लिए नॉलेज काम करता है, डिग्री नहीं। आज बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है कि मेरे पास डिग्री है तो मेरा सब हो जाएगा। और ये भ्रम जो है ना, आज जितने फाउंडर्स हैं ना, उन्होंने तोड़ दिए। कितने सारे फाउंडर्स ऐसे हैं जिन्होंने बीच में कॉलेज ड्रॉप आउट किया, ठीक है। कितने सारे, अभी मैं रिसेंटली एक पॉडकास्ट सुन रहा था, वाव शैम्पू, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, वाव शैम्पू। तो उनके फाउंडर वो बता रहे थे मैं कॉलेज ड्रॉपर हूँ, 7वीं क्लास में मैं फेल हुआ था, और उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी बना दी। हिंदुस्तान यूनिलीवर को शैम्पू कैटेगरी में फेल कर दिया, पीछे कर दिया। तो मैटर नहीं करता है कि आपने कौन सी कॉलेज से डिग्री ली है, डिग्री लेने के बाद आपने कितनी पढ़ाई की ना, वो मैटर करता है।
डिग्री लेने के बाद आपने कितना अनुभव किया है, आपने अपने आप को कितना एक्सप्लोर किया है, वो मैटर करता है। और मैं अभी एक सिंपल सी चीज़ बता रहा था, दुनिया के 10 रिचेस्ट पर्सन ले लो, उसमें कोई प्रोफेशनल है क्या? ट्रू है सर, नहीं है ना, शायद ही किसी के रेयर केस में ही हो कोई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों की लाइफ के अंदर डिग्री ने सक्सेस दिलाने में कंट्रीब्यूशन किया। हाँ, थोड़ा बहुत है, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने ज़िंदगी में जो पाया है ना, वो अपने खुद के एक्सप्लोर करने से, नई चीज़ें सीखने से, नई एबिलिटी, नए अनुभव से उन्होंने सीखा है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर सक्सेस होना चाहते हो, डिग्री ज़रूरी है, लेकिन सक्सेस के लिए डिग्री ही ज़रूरी है ऐसा कोई मतलब नहीं। तो अगर आप हाई क्वालिफाइड हो, वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप क्वालिफाइड नहीं हो तो आपके लिए पूरा ऑप्शन खुला है। किसी ने मैं एक मेरे दोस्त के साथ बैठा था, तो उन्होंने एक चीज़ बताई, बोले यार विशाल एक बात समझाओ कि यार जो कॉलेज ड्रॉपर हैं वो बिजनेसमैन कैसे बन जाते हैं और इतना बड़ा बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा कर लेते हैं। तो मैंने बोला देखो, एक डॉक्टर जो पढ़ाई करता है ना, तो उसके पास ऑप्शन क्या होता है, डॉक्टर करने के बाद या तो क्लिनिक डाले या हॉस्पिटल डालना है, किसी उसमें वो जॉब करेंगे, राइट। ऑप्शन एक सिंपल। जो लॉयर बनता है उसके पास या तो लॉ की फर्म डाले या तो कहीं पर प्रैक्टिस करे, ठीक है। इंजीनियर होगा वो किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर वो जॉब करने के लिए जाएगा, ठीक है। एक सीए होगा वो सीए की फर्म डालेगा, कहीं पर जॉब करेगा, ठीक है। लेकिन जिसके पास कोई डिग्री नहीं है उसके पास तो सब ऑप्शन खुले, कहीं भी चला जाएगा, कुछ भी कर लेगा। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि उसके सक्सेस रेट ज्यादा है, क्योंकि जब आपके पास टनल विजन होता है ना, जिसको हम टनल विजन कहते हैं कि भाई आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आपको यहाँ वहाँ कुछ नहीं करना है। आप डॉक्टर बन रहे हैं तो डॉक्टर के अंदर ही आपको आगे बढ़ना है, डॉक्टर में ही करियर बनाना है, तो आपका लिमिटेशन आ जाता है। लेकिन जब आपके पास कोई चीज़ की लिमिटेशन नहीं होती है, आपको जहाँ ग्रोथ करने का मौका मिला वहाँ आप कर सकते हो, तो उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। और ये जो कॉलेज ड्रॉपर होते हैं या बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफाइड लोग नहीं होते हैं, वो लोगों का ये टनल विजन नहीं होता है। उनके लिए तो पूरी दुनिया में अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं, जहाँ मौका मिले वहाँ पे बढ़ जाए। और एक चीज़ मैं आपको, हाई डिग्री, हाई क्वालिफिकेशन और कॉलेज की हाई ब्रेन वॉश ने कई बार लोगों के अंदर की जो कहते हैं ना, माइंड जो उनका ओपन होता है, कई बार उनकी क्रिएटिविटी, ओपननेस ये मार देता है। ट्रू है। बड़ी डिग्री के साथ बड़ा ईगो आता है, राइट। बड़ी डिग्री वाला बंदा छोटा काम करने को तैयार ही नहीं है। सही बात है सर। अब तुम छोटी काम करने को तैयार नहीं हो तो बड़े बिजनेस को बनाओगे तो छोटा काम तुमने किया ही नहीं है तो करवा कैसे पाओगे? करेक्ट। आप मुझे बताओ। तो बड़ी डिग्री के साथ कई बार बड़ा ईगो आता है और वो ईगो ना उनको उनके जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देता। राइट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज समझो ना, हम कितने सारे लोगों के साथ मिलते हैं। अभी मैंने रिसेंटली कल के दिन ही मैं बात करूँ, हमारे वहाँ पर हम सोशल मीडिया के लिए एक मैनेजर हायर कर रहे थे। वो भाई आए, वो एटीट्यूड के अंदर, हाँ बोलो क्या करना है, ठीक है, आप क्या कर सकते, सब कर सकता हूँ, मेरे को सब पता है ना यार। अब ये एटीट्यूड के साथ में आप कहीं पर भी जाओगे तो ऑब्वियसली कोई आपके साथ काम नहीं करेगा। तो हाई डिग्री के साथ में हाई ईगो आ जाता है आप। और वहीं पर कितने सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनकी हम कंसल्टिंग करते हैं, हम उनको ट्रेनिंग करते हैं, 100 करोड़ 200 500 1000 करोड़ का बिजनेस रखते हैं। उनको हम जब बोलते हैं तो वो डायरी लेके लिखना शुरू कर देते हैं, हाँ कल से ये चीज़ करना शुरू करेंगे। तो वो कहावत सुनी होगी, अधजल गगरी छलकत जाए। तो जिनमें जितना कम होता है ना वो आवाज बहुत ज्यादा करता है, और जिनमें बहुत ज्यादा होता है ना वो शांत होते हैं, बहुत हम्बल पर्सन। एग्जैक्टली। तो कई बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास डिग्रियां तो बड़ी है लेकिन नॉलेज इतना छोटा है, सही, उनका अनुभव इतना कम है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास डिग्री है ही नहीं लेकिन नॉलेज, अनुभव का भंडार उनके अंदर है। तो आप डिग्री से ग्रो नहीं होते, अब से अनुभव और नॉलेज से भंडार होते हैं। और डिग्री का मतलब नॉलेज नहीं होता। करेक्ट। तो ये चीज़ें जितना जल्दी वो भ्रम से बाहर आ जाए ना, लोगों के ग्रोथ करने के चांसेस उतने ज़्यादा है। राइट सर, इसमें तो बहुत सारा ज़्यादा हमने चर्चा किया, मतलब एक एम्प्लॉय का माइंडसेट या इस एम्प्लॉय की स्किल, डिग्रीज, हाई क्वालिफिकेशन, बिजनेसमैन की स्किल को हमने सब चीज़ को मतलब कंपेयर किया और हमने देखा कि वहाँ से कैसे बिजनेस ग्रो किया। बट एक कंसर्न और आता है सर कि जिसकी वजह से ना कंपनी में बहुत बड़ा इशूज़ और बहुत बड़ी समस्या आ सकती है, ऐसा कह सकते हैं, जिसमें ना सर कि जो टॉप के लोग होते हैं ना कंपनी में,
थोड़ा सा बोल सकते हैं ना पॉलिटिक्स माइंडसेट होता है, और उनके अंदर ना मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत चल रही होती है, और जो एक ओनर को मतलब जो फाउंडर होते हैं उनको पता नहीं होता है। तो ऐसे में इसको कैसे सर टैकल करें, और ऐसे में कैसे उस प्रॉब्लम तक पहुंचा जाए, बट ओनर को पता नहीं है चीज, और कंपनी ना ऑलरेडी मतलब उस वे में जा रही है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन हो जाए बट वो हो नहीं पा रहा, तो ऐसे में क्या करना चाहिए सर? कम्युनिकेशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन। देखो, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो बातचीत करके हल ना हो सके। करेक्ट। पहली चीज। दूसरी चीज, एक बहुत जरूरी है माइंडसेट एक ऑनर का, और ऑनर का माइंडसेट हो जाए सेंटर कि भाई मेरी कंपनी के लिए जो फेवरेबल है मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, जो अनफेवरेबल है मैं उसको रिजेक्ट करूंगा। ठीक है, मेरी कंपनी के लिए जो बंदा अच्छा सोच रहा है मैं उसके साथ कंटिन्यू करूंगा, जो अच्छा नहीं सोच रहा है मैं उसके साथ कंटिन्यू नहीं करूंगा। ठीक है, ये जब सेंटर में एक फाउंडर का जब उसका माइंडसेट होता है कि मुझे कंपनी को सेंटर में रखना है, कंपनी के लिए जो सही है वो चीज़ मुझे करना ज़रूरी है, भले वो मुझे अच्छा लगे ना लगे, या भले कुछ लोगों को अच्छा लगे या ना लगे। तो जब एक फाउंडर या एक कंपनी का ऑनर जब कंपनी के लिए डिसीजन लेता है तो वो अपने बिजनेस को हमेशा ग्रो कर सकता है। लेकिन जब आप किसी के पक्ष में डिसीजन, किसी के कहते हैं ना चीज़ों से प्रभावित होकर डिसीजन लेना शुरू कर देते हो, तब आपकी चीज़ें गलत होती है। जैसे एज एग्जांपल, हम कितने सारे एमएसएमईज में काम करते हैं, वहाँ पर एक कॉमन प्रॉब्लम आती है, जैसे कि बिजनेस शुरू किया तो बिजनेस शुरू करने के टाइम पर उनको चाहिए था ट्रस्ट वर्दी पर्सन। ठीक है, अब ट्रस्ट वर्दी पर्सन के चक्कर में उन्होंने क्या किनको लिया, अपने फैमिली में से किसी को, अपने भाई को ले लिया, अपने साले को ले लिया, अपने कजिन को ले लिया, कोई फ्रेंड को ले लिया। क्यों? एक ट्रस्ट चाहिए था, ट्रस्ट वाला इंसान चाहिए था। तो अगर उस बंदे को शुरुआत में ले लिया इट इज़ ओके, क्योंकि ट्रस्ट की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन जब बिजनेस को बड़ा करने की बारी आएगी तो हो सकता है कि उस बंदे के अंदर वो एबिलिटी ना हो सकता है उसमें वो नॉलेज ना हो, और हो सकता है कि समय के साथ उसके अंदर ये अहम आ गया हो कि यार कंपनी का तो शुरुआत का बंदा मैं हूँ, इसलिए अब मैं जो चाहूँगा जैसा चाहूँगा वैसा मैं कर सकता हूँ। और उस चक्कर में वो बाकी लोगों के ऊपर अपना धौस दिखाने की, अपना पावर दिखाने की, सीनियरिज्म दिखाने की कोशिश करता है। ठीक है, जिसके चक्कर में बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस होता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर फाउंडर को डिसीजन लेना चाहिए क्लियर कि ये चीज़ कंपनी के लिए अच्छा नहीं, या तो आप सुधार लो, और अगर आप सुधार नहीं सकते हो तो आप उनको साइड करो। बट सर जब फाउंडर्स को एज अ ऑनर पता होगी तब तो वो चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा, बट उनको पता ही नहीं है चीज़ सर, और जिसकी वजह से ना कंपनी में बहुत सारे लूपहोल्स हैं और ऊपर तक निकल के आ ही नहीं रहे, मतलब वही लोग नहीं चाहते कि वो वहां से निकल के आए। तो कैसे उस चीज़ को टैकल किया जाएगा? मैंने बताया ना, एक हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर एक कंसेप्ट सिखाते हैं, डेप्थ बिल्डिंग। राइट, ठीक है। जैसे कि मानो ये फाउंडर है, ये मैनेजमेंट है, उनके नीचे उनकी सेकंड लाइन है, उनके नीचे एक और लाइन डेवलप करो। करेक्ट है ना। आपने एक चीज देखी होगी, प्रधानमंत्री के नीचे गृह मंत्री होते हैं, चीफ मिनिस्टर के नीचे डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हैं, मैनेजर के नीचे असिस्टेंट मैनेजर होते हैं। तो वो क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि जिस दिन असिस्टेंट मैनेजर को घमंड आ जाए कि सब कुछ मेरे नीचे ही चल रहा है, उस टाइम पर उस बंदे के लिए डिसीजन लेके असिस्टेंट मैनेजर को वो प्रमोट किया जाए। कल को चीफ मिनिस्टर सब जगह नहीं पहुंच पा रहा है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है ना, वो कवर कर ले। तो उसके लिए किसी भी बिजनेसमैन को एक स्टेप नीचे जाना चाहिए कि भाई मेरे मैनेजमेंट की चीजें ठीक चल रही है, अच्छा हो रहा है, लेकिन अच्छा दिख रहा है, हो सकता है कि अच्छा ना भी चले, तो उनको एक स्टेप नीचे उतरना चाहिए, अपने उनके नीचे के लोगों से बात करनी चाहिए, रिलेशन बनाना चाहिए, उनके साथ कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहिए। फिर एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है ना वो प्रॉब्लम बाहर आएगी और वहाँ से सॉल्यूशन हो जाएगा। सर ये तो चलिए अंडरस्टैंडिंग झगड़े की या फिर सब चलती रहती है हर एक कंपनी में। ऐसे में सर एक बिजनेसमैन को मेंटर बनाना चाहिए या कंसल्टेंट मतलब हायर करने चाहिए? देखो, अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पर उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो उस सिचुएशन में कंसल्टेंट हायर करना चाहिए। देखो, मेंटर और कंसल्टेंट दोनों अलग हो सकते हैं और दोनों एक भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका कोई कंसल्टेंट है, आप उसको मेंटर बना लो, टाइम टू टाइम उससे गाइड दो, और दूसरा होता है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम के लिए मैं किसी स्पेसिफाइड पर्सन को ढूंढूं जो मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके, और एट द टाइम उस टाइम पे सिचुएशन के हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट होती है कंसल्टेंट। जैसे एज एग्जांपल, आपकी टीम का मैटर है,
ठीक है, तो आप ऐसे पर्सन को फाइंड आउट कर लो कंसल्टेंट में जिसकी टीम मैनेजमेंट के अंदर एक्सपर्टी अच्छी हो। राइट। आपका ब्रांड डेवलप नहीं हो रहा है तो आप ऐसे बंदे को हायर करो जिसको ब्रांड डेवलपमेंट में एक्सपर्टी हो। आपका सेल्स नहीं बढ़ रहा है, आप ऐसे पर्सन को हायर करो जो सेल्स में एक्सपर्ट हो, सेल्स कंसल्टेंट। राइट। तो आपको अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इंस्टेंट करना है तो आपको चाहिए कंसल्टेंट, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली ग्रोथ बनाए रखनी है तो आपको तो मेंटर परमानेंट बना के रखना पड़ेगा। कंसल्टेंट आपके लिए कुछ टाइम के लिए हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए हो सकते हैं, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल के लिए, लेकिन मेंटर है वो तो लाइफ टाइम के लिए आपके होना चाहिए। करेक्ट सर, करेक्ट। ऐसे में सर मैं बहुत सारे बिजनेस ओनर से मिलता हूँ जो मतलब बताते हैं आपके बारे में कि आपके में दोनों की छवि है, एज अ कंसल्टेंट, एज अ मेंटर। आपने बहुत सारे लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी, सर शायद आपको नहीं पता होगा, एक ऐसे क्लाइंट से मैं मिला सर जो मतलब कि कुछ 5-7 सीआर का बिजनेस कर रहे थे और आपके वीडियो से इतने मतलब इंस्पायर हुए, आपकी चीज़ों को कंसिस्टेंसी देखते देखते लगभग आज उनका बिजनेस 40-50 करोड़ का है। शायद ये चीज़ आपको नहीं पता हो। ऐसी बहुत सारे लोग हैं सर जो आपकी चीज़ों को देख करके सीख रहे हैं और डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं। तो सर मैं भी यही एक्सपेक्टेशन रखूँगा कि आप ऐसे ही चीज़ें प्रोवाइड करते रहिए, लोगों के माइंडसेट को मतलब ग्रोथ माइंडसेट बनाते रहिए और लोग भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक बहुत यू सो अच्छा मच, लगा सर। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू।